नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी व्यावसायिक अध्ययन पुस्तक का 7वां अध्याय कंपनी निर्माण शुरू कर रहे हैं। यह अध्याय हमें कंपनी के व्यावसायिक स्वरूप के निर्माण से जुड़ी हुई सभी बारीकियों को समझाता है। यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इस अध्याय के माध्यम से आप कंपनी, जो कि व्यवसाय का सबसे विस्तृत स्वरूप होता है, उसके निर्माण के बारे में सीख पाएंगे। जब हम कंपनी के निर्माण की बात करते हैं तो उसके ऊपर एक अलग अध्याय बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कंपनी का निर्माण अपने आप में एक बहुत ही लंबी और विस्तृत प्रक्रिया है जो कि अन्य व्यवसायों में नहीं पाया जाता। अन्य व्यवसायों का निर्माण अपेक्षाकृत एक छोटी व सरल प्रक्रिया होती है, लेकिन कंपनी का निर्माण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। कंपनी के निर्माण का अर्थ है कि किसी कंपनी के व्यवसाय के विचार के जन्म होने से लेकर उस कंपनी का वैधानिक रूप में प्रारंभ होना, इस बीच जो भी चरण आते हैं ये सभी उसके निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा कहलाते हैं। अर्थात जब कोई कंपनी को शुरू करने वाले व्यक्ति मन में यह विचार लाते हैं कि उन इस वस्तु या सेवा का व्यवसाय करना है और उन्हें यह व्यवसाय कंपनी के स्वरूप में करना है, तो उस व्यवसाय के विचार के जन्म लेने से लेकर कंपनी के आरंभ होने तक की सभी चरण, सभी प्रक्रियाएं कंपनी के निर्माण के अंदर आती हैं। जो लोग ये कदम उठाते हैं वह उससे जुड़े हुए जोखिम उठाते हैं, वो कंपनी के प्रवर्तक कहलाते हैं। इस प्रक्रिया को भली भांति समझने के लिए हम इस पूरी प्रक्रिया को 3 अलग अलग चरणों में बांट सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: प्रवर्तन, समामेलन व पूंजी का अभिधान। तो आइए एक एक करके इन तीनों चरणों के बारे में विस्तार में चर्चा करें। पहला चरण है प्रवर्तन। प्रवर्तन कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण है। इसमें व्यवसाय के अवसरों के खोज व कंपनी की स्थापना के बीच के सभी कदम आते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या एक कंपनी इस दिशा में कदम बढ़ाती है कि उन्हें एक नई कंपनी शुरू करनी है, तो ऐसे व्यक्तियों को कंपनी का प्रवर्तक कहा जाता है। कंपनी शुरू करने से पहले के सभी कदम इस पहले चरण में आते हैं, जिसे हम कंपनी प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे हम प्रमोशन कहते हैं। कंपनी को शुरू करने से पहले के सभी कदम इसके अंदर आ जाएंगे। तो आइए इसके अंदर के इन मुख्य कदमों या कार्यों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कदम होगा व्यवसाय के अवसर की पहचान करना, जो कि बहुत स्वाभाविक है। सबसे पहले उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के समूह आदि के मन में यह विचार आना चाहिए कि उन्हें कौन सा व्यवसाय करना है, किस क्षेत्र में उन्हें एक अवसर दिख रहा है। यदि उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र में एक अवसर है, एक मौका है काम करने का, कंपनी शुरू करने का, लाभ कमाने का, तो वो उससे जुड़ा विचार अपने मन में लाते हैं या आइडिया अपने मन में लाते हैं। एक बार वो अपने इस आइडिया या विचार को मन में ले आए तो समझदार प्रवर्तक उस विचार या अवसर को क्रियान्वित करने से पहले उसका अध्ययन करते हैं। वो इसके संभाव्यता की अध्ययन करते हैं, जो कि दूसरा कदम है। दूसरे कदम में उस प्राप्त विचार या अवसर की संभाव्यता चेक करनी है या जांचनी है कि यह विचार या जिस प्रकार का व्यवसाय हमने करना सोचा है, क्या यह आर्थिक रूप से या व्यवहारिक रूप से करने योग्य है। यदि हां, तो फिर वो इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं और अगले कदम पर चलते हैं। अगला कदम आता है व्यवसाय के नाम का अनुमोदन। यानी पहले तो प्रवर्तकों को अपने व्यवसाय का एक नाम सोचना है, फिर उन्हें उस नाम का अनुमोदन या अप्रूवल लेना है, जो कि कंपनी मामलों के अधिकारी के पास मिलता है। नाम की अच्छे से जांच की जाती है कि कहीं यह नाम किसी प्रकार से गैर कानूनी तो नहीं, कहीं यह नाम पहले से किसी कंपनी द्वारा तो नहीं लिया जा चुका। ऐसे सभी पहलुओं की जांच करके यदि सब कुछ ठीक लगता है तो नाम को अनुमति दी जाती है। नाम प्राप्त हो जाने के बाद अब कंपनी अपने अंदर, अपने व्यवसाय में मुख्य व्यक्तियों की पहचान करती है, जिन्हें
निदेशक भी कहा जाता है। यह निदेशक कंपनी के पहले मुख्य दस्तावेजों के हस्ताक्षरकर्ता बनते हैं। पहले ऐसे सभी हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान करनी होती है जो कंपनी के पंजीकरण के वक्त उसके सभी मुख्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान होने के बाद अब कंपनी कुछ पेशेवर लोगों की नियुक्ति करती है। ऐसे लोग जो कंपनी के कानूनी तौर पर सहायता करेंगे, कंपनी के दस्तावेज तैयार करने में उसकी सहायता करेंगे और कंपनी के पंजीकरण से जुड़े सभी कामकाज व कानूनी दावपेचों को देखेंगे व संभालेंगे। ऐसे वकीलों या इससे जुड़े हुए बैंकरों आदि की नियुक्ति करना भी अनिवार्य है ताकि कंपनी के सभी मामले पूरी तरह से पुख्ता रहें। इसके पश्चात अब आवश्यक प्रलेखों या डॉक्यूमेंट्स की या दस्तावेजों को तैयार करना है। अभी तक प्रवर्तन में कंपनी ने क्या क्या किया या उसके प्रवर्तकों ने क्या क्या किया? पहले तो व्यवसाय के अवसर को पहचाना, फिर देखा कि वह कितना संभव है, क्या वो करने योग्य है, क्या उस अवसर या विचार को वाकई में हम क्रियान्वित कर सकते हैं। फिर उसके नाम को अनुमोदित किया, फिर मुख्य हस्ताक्षरकर्ताओं को सुनिश्चित किया, पेशेवर लोगों या संस्थाओं की नियुक्ति की व अंत में अब सभी आवश्यक प्रलेख या दस्तावेज तैयार करने हैं। अब यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको परीक्षा के दृष्टि से भी इस बिंदु पर ध्यान देना है कि कंपनी के पंजीकरण के वक्त कौन कौन से मुख्य दस्तावेज या प्रलेख होते हैं। सबसे पहला व सबसे प्रमुख प्रलेख है संस्थापन प्रलेख, जिसे अंग्रेजी में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA के नाम से जानते हैं। MOA या संस्थापन प्रलेख यह कंपनी का सबसे जरूरी व प्रमुख दस्तावेज होता है। इसमें कंपनी के अस्तित्व से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जो पंजीकरण के वक्त और सभी कंपनी से जुड़े लोगों को जरूरत पड़ने पर जानकारी दे सकता है। ऐसे सभी जानकारियां जो किसी के लिए भी जरूरी हो कंपनी के बारे में जानने के लिए, वो संस्थापन प्रलेख में होती हैं। जैसे कि कंपनी का नाम क्या है, उसका व्यवसाय किस प्रकार का है, कंपनी का मुख्यालय कहां पर है, कंपनी में किन लोगों ने कितनी पूंजी लगाई है, किन की क्या जिम्मेदारियां हैं। इस तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां संस्थापन प्रलेख में दी जाती हैं। संस्थापन प्रलेख को कंपनी के अस्तित्व में आने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज माना जाता है। संस्थापन प्रलेख तैयार करने के बाद कंपनी के अंतर नियम नाम का एक दस्तावेज भी जरूरी है। हालांकि यह संस्थापन प्रलेख जितना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे एक जरूरी दस्तावेज माना जाता है। अंग्रेजी में इसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर AOA के नाम से जाना जाता है। कंपनी के अंतर नियम का जो दस्तावेज है वह कंपनी के आंतरिक कामकाज व उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के जुड़े हुए नियम कायदे के बारे में होता है। कंपनी अपने सभी अंदरूनी कामकाज कैसे करेगी, लोगों की भर्ती से लेके कच्चे माल की प्राप्ति व ऐसे सभी अंदरूनी कामकाज व उनसे जुड़े नियम कायदे कंपनी के अंतर नियम में होते हैं। तो यदि हम इन दो मुख्य दस्तावेजों के बीच अंतर को भी देखें तो सबसे पहली चीज यह है कि संस्थापन प्रलेख ऐसी जानकारियों को लेकर आती है जो कंपनी के बाहर के व्यक्तियों के लिए जरूरी होती है, जबकि कंपनी के अंतर नियम में कंपनी के खुद के अंदरूनी कामकाज से जुड़ी हुई जानकारियां होती हैं। इन दो दस्तावेजों के बाद अगली चीज है प्रस्तावित निर्देशकों की सहमति। जिन भी लोगों को कंपनी अपने अंदर निर्देशक बनाना चाहती है, उनके द्वारा एक लिखित सहमति भी प्राप्त करनी होती है कि वो अपनी सहमति से कंपनी के निर्देशक बनना चाहते हैं। इसके पश्चात यदि कंपनी कुछ बाहर के लोगों से, जैसे कच्चे माल की पूर्ति करता हो या अन्य बाहरी लोग हों, यदि उनमें से किसी प्रकार का समझौता कंपनी ने किया है तो वो समझौते भी कंपनी को बताने और दिखाने होते हैं। इसके पश्चात कंपनी को एक वैधानिक घोषणा पत्र जारी करना होता है। इस घोषणा पत्र में कंपनी यह बताती है कि उसने अभी तक के लिए सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं, वह सभी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भी उसके पास उपलब्ध हैं। ये सभी दस्तावेज तैयार करने के बाद कंपनी को पंजीकरण की फीस
भुगतान करनी होती है, वह फीस भुगतान की एक रसीद भी इन दस्तावेजों के साथ लगानी होती है। एक बार ये सभी दस्तावेज तैयार हो जाएं, तो इसके बाद कंपनी समामेलन के लिए जाती है या पंजीकरण के लिए जाती है। इन सभी उपयुक्त औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद प्रवर्तक दस्तावेजों आदि को लेकर एक आवेदन पत्र तैयार करते हैं, वह उसे कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जमा कराते हैं। जब कंपनी का रजिस्ट्रार पंजीकरण की इन सभी औपचारिकताओं की जांच कर लेते हैं, वह इसके बारे में संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो कंपनी को उसका समामेलन प्रमाण पत्र यानी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि कंपनी अस्तित्व में आ चुकी है। पंजीकरण पत्र एक प्रकार से कंपनी के जन्म प्रमाण पत्र की तरह भी होता है। यह इस बात का प्रमाण होता है कि कंपनी कानूनी रूप से जन्म ले चुकी है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति या मानव का जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उसी प्रकार इसे कंपनी का प्रमाण पत्र कहा जाता है। और ठीक उसी तरह जैसे एक व्यक्ति पैदा होने के बाद या एक बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत चलना फिरना या अन्य सभी कार्य करना शुरू नहीं करता, वैसे ही एक कंपनी भी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने से ही शुरू नहीं हो जाती है। कंपनी को इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो कि है पूंजी अभिदान की प्रक्रिया। हालांकि इस बीच 1 नवंबर 2000 से कंपनी रजिस्ट्रार को सभी कंपनियों को एक CIN नंबर या निगम पहचान नंबर का आवंटन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके पश्चात कंपनी पूंजी अभिदान के लिए जाती है। आइए अब पूंजी अभिदान की प्रक्रिया की बात करते हैं। सबसे पहले तो यह ध्यान में रखना जरूरी है कि पूंजी अभिदान की लंबी प्रक्रिया सार्वजनिक कंपनियों के लिए होती है। निजी कंपनियों में तो जो प्रवर्तक हैं या जो कंपनी के स्वामी हैं, वो अपने निजी पूंजी का प्रयोग करते हैं। उन्हें जनता से पैसे नहीं लेने पड़ते, इसलिए उन्हें एक लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन जब एक कंपनी जनता से प्रतिभूतियों आदि को जारी करके पूंजी प्राप्त करना चाहती है, तो उसे एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले उसे भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी अर्थात सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। हमारे देश में कोई भी कंपनी जो अंश पूंजी या शेयर के जारी करने के माध्यम से पैसे जुटाना चाहती है, उसे सेबी के द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना होता है। सेबी यह देखता है कि कोई भी कंपनी जनता को किसी भी प्रकार की गलत जानकारी ना दे, वह जनता के पैसे को गलत तरीके से प्राप्त ना करे, उसका गलत उपयोग ना करे। जनता को किसी भी प्रकार की गलत क्रियाओं से बचाने के लिए सेबी इस बात पर कड़ा ध्यान देती है कि कंपनियां तभी जनता के पास पैसे मांगने जाएं जब वो उसके लिए खुद को उस लायक बना सकें। ऐसा ना हो कि कोई भी कंपनी उठकर जनता से पैसे मांगने चली जाए। इसलिए हर कंपनी को पहले अपना प्रस्ताव सेबी के पास ले जाना होता है। उसे सेबी को इस बात से आश्वस्त करना होता है कि वह जनता के पैसे को वाकई में कंपनी के लिए उपयोग करना चाहते हैं। सेबी का अनुमोदन मिल जाने के बाद कंपनियां विवरण पत्र जमा करती हैं। विवरण पत्र को हम कंपनियों का प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं। विवरण पत्र दरअसल एक सूचना पत्र भी है और एक निमंत्रण पत्र भी है। सूचना पत्र इसलिए है क्योंकि विवरण पत्र में कंपनी अपने भूत, वर्तमान व भविष्य से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देती है। वह कंपनी के मुख्य हस्ताक्षरकर्ताओं, उसके निदेशकों, प्रबंधकों, इनसे जुड़ी हुई जानकारियां, कंपनी के सभी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जानकारियां, कंपनी के भविष्य के बारे में योजनाओं से जुड़ी हुई जानकारियां, जिस प्रकार की प्रतिभूतियां वो जारी कर रही है उसकी जानकारियां, ऐसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां विवरण पत्र में कंपनी लोगों को देती है, ताकि जो लोग कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं वो पहले कंपनी के बारे में अच्छे से जान लें और जांच लें। इसे हम निमंत्रण पत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि विवरण पत्र के माध्यम से कंपनी एक प्रकार से लोगों को या जनता को अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए आकर्षित या निमंत्रित भी कर रही है। कंपनियां दिखाना चाहती है कि हम
कितने उपयुक्त हैं और हमारे में पैसा लगाना कितना सही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी की तरफ आकर्षित हों। इसके बाद जो अगला कदम इसमें आता है वो है बैंकर, ब्रोकर व अभिगोपनकर्ताओं आदि की नियुक्ति। शेयर यानी अंश पूंजी को जारी करने में इनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब जब कंपनी जनता से पैसे लेती है तो ऐसे में भारी मात्रा में राशि का लेन देन होता है। इस लेन देन को संभालने के लिए कंपनियां एक बैंकर नियुक्त करती हैं। इसके अलावा सभी अंश पूंजियां या सभी शेयर जनता तक पहुंचे, जनता को आकर्षित करें, इसके लिए ब्रोकरों आदि की सहायता ली जाती है। वह अंत में कई बार कंपनियां अभिगोपनकर्ताओं को भी नियुक्त करती हैं। अभिगोपनकर्ताएं वो एजेंसियां या वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी की तरफ से या कंपनी को एक प्रकार की गारंटी देते हैं कि कंपनी के सभी शेयर लोगों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो इसका जोखिम अभिगोपनकर्ताओं का होता है, बदले में वो एक प्रकार का कमीशन लेते हैं। इस प्रकार के सभी मुख्य एजेंसियों या व्यक्तियों के नियुक्ति करने के बाद कंपनी लोगों से आवेदन प्राप्त करती है। इसके पश्चात आवेदन की संख्या देखी जाती है। कंपनी ने पहले से ही यह निर्धारित किया होता है कि उसे न्यूनतम कितना अभिदान चाहिए। यदि उस न्यूनतम राशि से कम अभिदान मिलेगा तो कंपनी क्या करेगी, यह भी पहले से सोचा जाता है। इसके ऊपर सेबी ने भी एक नियम लागू किया हुआ है। सेबी के नियम के अनुसार एक कंपनी ने जितने भी अंश जारी किए हैं उनमें से यदि 90% से कम अंशों का आवेदन आता है तो कंपनी को पूरा का पूरा अपना ये चरण या पूरी प्रक्रिया रद्द करनी पड़ेगी। उसे सभी आवेदन वापस करने पड़ेंगे, उनकी राशियां वापस करनी पड़ेगी। कंपनी किसी भी व्यक्ति को शेयर या अंश नहीं दे पाएगी। तो न्यूनतम 90% की एक शर्त सेबी की तरफ से इसके ऊपर रखी गई है। इस शर्त को पूरा करने के बाद यदि कंपनी को 90% या उससे अधिक आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो फिर कंपनी अब इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी और वह लोगों को अंश आवंटन करने का सोचेगी। लोगों को अंश आवंटन करने से पहले एक कंपनी को अपने शेयरों को किसी शेयर बाजार में भी पंजीकृत करवाने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी हो गया है ताकि एक बार जब लोग आपकी कंपनी के शेयर या अंश खरीदें तो इसके बाद वो उन्हें लेके फंस ना जाए, वो कभी भी चाहे तो उसे बेच सकें, ऐसा उनके पास अवसर होना चाहिए। लोग या शेयरधारक बाद में शेयर्स को यदि बेचना और खरीदना चाहते हैं तो ऐसा किसी शेयर बाजार के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए कंपनी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शेयर यानी अंशों को किसी शेयर बाजार में पंजीकृत करवाए, वहां जाकर आवेदन दे। एक बार शेयर बाजार में पंजीकरण हो जाए इसके बाद फिर कंपनी अपने अंशों का आवंटन करती है। चुने गए लोगों को उनके अंश दिए जाते हैं और फिर उनसे बदले में बाकी की राशि मांगी जाती है। इस प्रकार कंपनी के पास जो नियत पूंजी थी, जो पूंजी उसे चाहिए थी, वह प्राप्त हो जाती है। अब चाहे वो एक सार्वजनिक कंपनी हो जो इस प्रकार से पूंजी एकत्रित करे या वो एक निजी कंपनी हो जो अपने निजी स्रोतों से पूंजी एकत्रित करे, एक बार जब पूंजी एकत्रित हो जाती है तो उसका प्रमाण लेकर भी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाना होता है और उन्हें दिखाना होता है कि हमने पूंजी भी प्राप्त कर ली है या जुटा ली है। इससे संतुष्ट होने के बाद रजिस्ट्रार कंपनी को कंपनी शुरू करने का प्रमाण पत्र भी दे देते हैं और इसके बाद कंपनी अपने पैरों पर खड़ी होती है, अपना कामकाज शुरू कर सकती है। तो बच्चों, हमने देखा कि एक कंपनी के निर्माण में ये मुख्यतः 3 चरण आते हैं। पहला चरण था कंपनी का प्रवर्तन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। इसमें व्यवसाय के अवसर को पहचानने से लेकर उससे जुड़े हुए सारे कदम उठाना, सारे दस्तावेज तैयार करना, कानूनी कार्यवाहियों को पूरा करना, वो सब इसके अंदर शामिल होता है। लोगों को जुटाना, निदेशकों को एकत्र करना भी ये सब इसके अंदर आता है। प्रवर्तन का अर्थ यह हुआ कि कंपनी पंजीकरण से पहले के जितने भी काम हैं वो सब कंपनी के शुरुआती मालिकों यानी प्रवर्तकों को करने होते हैं, इसलिए वो प्रवर्तन के चरण या कदम कहलाते हैं। इसके बाद पंजीकरण होता है। पंजीकरण की औपचारिकता को पूरा करने के बाद
कंपनी को पूंजी प्राप्त करनी होती है, जो कि सार्वजनिक कंपनी के लिए एक थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया बन जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया के अंत में जब पूंजी प्राप्त हो जाती है तो फिर कंपनी अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। मैं आशा करता हूं कि आपको कंपनी निर्माण के सभी चरण समझ आए होंगे। आज के इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।